हो गए बच्चों? The question number 23. Three-point charges are placed at the corner of equilateral triangle. ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर कोई भी रेगुलर शेप्ड फिगर है और उसके सब कॉर्नर्स पे आइडेंटिकल चार्ज है तो सेंटर पे फील्ड हमेशा जीरो होती है. इसकी वजह से देखेंगे तो ये फील्ड होगी E, इसकी वजह से देखेंगे तो ये फील्ड होगी E, और इसकी वजह से देखेंगे तो ये फील्ड होगी E. राइट. एंड क्योंकि ये तीन इक्वल वेक्टर हैं और एंगल्स भी इक्वल हैं तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर रूल दिस इज जीरो. राइट. सो द आंसर इज जीरो. नाउ 2-point charges 4 microcoulomb and 9 microcoulomb are placed 20 centimeter apart. ये Q1 और ये Q2 दोनों पॉजिटिव है तो बीच में किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट होगी. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी हो गई E1 और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी हो गई E2. नाउ एट दिस पॉइंट फील्ड टू बी जीरो द E1 शुड बी इक्वल टू E2. तो E1 इज इक्वल टू E2. अब अगर मैं ये डिस्टेंस x लेता हूं तो हाउ मच इज लेफ्ट? 20 माइनस x. सो देन k Q1 is 4 upon x is equal to k. Q2 is 9 upon 20 minus x. k कैंसिल हो गया. देखो जब हमें कंपेयर करना होता है ना, इक्वेट करना होता है तो हमें यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं होती क्योंकि इधर भी 10 to the power minus 6 आएगा, इधर भी आएगा, इधर 10 to the power minus 2 आएगा, इधर भी आएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा. अब आप इसको यहीं के यहीं रूट करो तो कितना आएगा? 2/x इज इक्वल टू 3 अपॉन ये स्क्वायर होता है ना, अपॉन 20 माइनस एक्स. और इसको सॉल्व कर लो. 8 सेंटीमीटर फ्रॉम Q1 आया. राइट. सो दैट विल बी योर आंसर. नाउ दिस इज हो गया. The magnitude of electric field required to just balance in air a 2 into 10 to the power minus 4 kg liquid drop. ये नोट कर लिया ना सबने? राइट. इसमें वापस नहीं आता, ये ध्यान रखना. So this is what ये ऐसे एक कोई ड्रॉप है उसको हम बैलेंस कर रहे हैं. कोई ड्रॉप है उसको बैलेंस कर रहे हैं तो बैलेंस करने के लिए वेट तो नीचे होता है तो हमारी फोर्स ऊपर होनी चाहिए और फोर्स कितनी होती है? Q इंटू E. तो हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड तो QE शुड बी इक्वल टू mg. तो E इज इक्वल टू मास कितना? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. G को 10 ले लो और Q कितना? 9.8 ले लो, है ना. Q कितना है? 9.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. तो इसको हम 9.8 ले लेते हैं. 9.8 तो ये हो गया. तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. 2 इन कुछ गड़बड़ किया? अच्छा. तो 10 टू द पावर माइनस 6. सॉरी उल्टा कर दिया.
9 इंटू, तो ये 10⁶ हो गया, राइट। सो अकॉर्डिंगली कितना आ गया, 10⁴, 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, राइट। समझ में आ गया सबको? किसी को कुछ पूछना है? ओके, हो गए बच्चों? Electric field is given as 5I plus 2J. एरिया है YZ प्लेन में, YZ प्लेन के नॉर्मल क्या हो गया, X एक्सिस, तो एरिया वेक्टर कितना हो गया, 2I. देन फ्लक्स इज व्हाट, डॉट प्रोडक्ट E डॉट A, दिस इज 10. डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, एक्स एक्स को मल्टीप्लाई किया, वाई वाई को मल्टीप्लाई किया, इसमें वाई तो है ही नहीं, 0J हुआ, तो 5 इंटू 2 10 प्लस 2 इंटू 0 दैट इज 10. सो दिस इज 10. 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ, एक स्क्वायर के 3 कॉर्नर पे चार्ज प्लेस्ड है. एक Q Q Q. So this is what due to B, this is what due to C, and this is what due to D. अब ये दोनों तो इक्वल और अपोजिट हो गई तो कैंसिल हो जाएंगी. What is left? Only because of C. If this distance is R, so that is KQ by R square. Now K is 9 into 10⁹. Charge is how much? 4 microcoulomb. That is 4 into 10⁻⁻6 upon distance. Distance is half of diagonal. Diagonal हो गया √2 divided by 2 का स्क्वायर, राइट. इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया 1 by √2 2 7.2. ठीक है, दैट इज 7.2 और पावर में 3 4 10⁴. तो 7.2 इंटू 10⁴. एंड किस डायरेक्शन में, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो टूवर्ड्स A. तो 7.2 इंटू 10⁴ टूवर्ड्स A, राइट. Now third, number of electron to be put on a spherical conductor of radius 0.1 meter to produce electric field of this. तो पहले तो टोटल चार्ज निकाल लो. E is equal to KQ by R square. E is 0.036. K 9 into 10⁹ Q हमें चाहिए. R is 0.1 is 10⁻⁻1 0.1 स्क्वायर. तो Q इज इक्वल टू कितना, Q नहीं Q नहीं दे रखा, Q निकाल रहा है. दिस इज 36 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड 10⁻² अपॉन 9 इंटू 10⁻9. 9 4 जा 36, 4 3 2 5, 4 इंटू 10⁻14 -14. ठीक है, 4 इंटू 10⁻14 आ गया. अब Q इज इक्वल टू एन ई लगा दो. Q इज इक्वल टू एन ई, तो n इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻5 अपॉन कितना आया था, -14 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19. तो ये बच गया 10⁵ और 2 point something 2.5 इंटू 10⁵.
ठीक है, सही सिंगल स्टेप में ले सकते हैं ना, अगर इसी में एनी डाल दें। हाँ इसमें क्यू की जगह एनी लिख दो तो हाँ। कुछ पूछना है किसी को? हो गया नोट? हो गया? वापस नहीं आता ये। Yes, sir. हाँ Yes, sir. ट्वेंटी 29 एंड 30 ये दो करो। 29 एंड 30 राइट। जो पहले क्वेश्चन किया था 4 माइक्रोकूलम 9 माइक्रोकूलम, दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन सेम है। एक स्फीयर को किसी भी बाहर के पॉइंट के लिए पॉइंट चार्ज एज्यूम कर सकते हैं। यू नीड नॉट टू टेक इट एज ए स्फीयर, यू कैन टेक इट एज 2 पॉइंट चार्ज ऑफ +10 कूलम एंड +20 कूलम। तो फिर उस टाइम हम रेडियस कंसीडर करेंगे इसकी? नहीं, सिर्फ 80। हाँ बस कोई भी स्फीयर अगर चार्ज है तो बाहर के किसी भी पॉइंट के लिए हम इसको पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पूरा स्फीयर लेने की जरूरत ही नहीं है हमको। हम क्या करेंगे, सिर्फ एक पॉइंट ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 80 हो गया राइट। ये चार्ज +10 कूलम +20 कूलम, कुछ ज़्यादा नहीं है चार्ज, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है राइट। पता नहीं 29 तो कैसे होगा, बिल्कुल अभी किया था मैंने। ये कोई पॉइंट लो यहाँ पे x डिस्टेंस पे, और ये फील्ड E1 हो गया और ये फील्ड E2 हो गया। देन E1 शुड बी इक्वल टू E2, तो k इंटू 10 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू 20 अपॉन 80 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू 33 आ जाएगा। अब लगभग आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा राइट। और ये 30th क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में कराया था। हाँ √3QL आएगा। इसमें क्या है 30th क्वेश्चन में, ये एक ट्राइंगल है, ये चार्ज -2Q है, तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें, -Q, ये हो गया +Q। तो एक डायपोल इसकी वजह से हो गया P1 और एक डायपोल इसकी वजह से हो गया P2। अब वैल्यू P1 और P2 की इक्वल है क्योंकि चार्ज भी इक्वल है और डिस्टेंस भी इक्वल है, कितना QL। सो नेट जो डायपोल मोमेंट आएगा वो आप वेक्टर से कैलकुलेट करोगे, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 60, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा √3QL, √3QL राइट। ठीक है, ठीक हो गया बच्चों? ठीक है, आज इतना ही करते हैं। हाँ चलो 31st भी कर देते हैं, 31st भी कर लो, निपटा ही देते हैं। 31st का आंसर 0 है। कैसे होता है ये, एक मिनट देखो, नहीं इधर से दबाया उधर से लाइट क्यों चली। एक क्यूब है, क्यूब के चारों साइड पे है, तो इट इज लाइक दिस, ऐसे एक क्यूब हो गया तो हर एक साइड पे हो गया। अब आप देखो ना, कोई भी दो कॉर्नर जस्ट अपोजिट होते हैं, कोई भी दो अपोजिट कॉर्नर लो तो उन पे जो चार्ज है उनकी वजह से फील्ड इक्वल और अपोजिट होगी। तो हर दो अपोजिट कॉर्नर, जो अपोजिट कॉर्नर कौन से, लॉन्गेस्ट डायगोनल वाले दो अपोजिट कॉर्नर, उनकी फील्ड आपस में कैंसिल हो जाएगी।
तो ऐसे हर एक दो की फील्ड जीरो कैंसिल होके नेट फील्ड जीरो आएगी। ठीक है आर्यन? ओके बाय फॉर द डे, मिलते हैं। सर आप पीडीएफ भेजोगे? हाँ मैं पीडीएफ भेज दूँगा, एक मिनट। चलो शुरू से बोलो। फर्स्ट टू फोर कोई डाउट? नो सर। किसी का कोई डाउट फर्स्ट टू फोर? तो सेकंड में मेरा आंसर था स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड इज इंक्रीज्ड। सो इसको कहना है एनर्जी इज यूज्ड फॉर If a charge is moved against the Coulomb force of an electric field, कोई भी चार्ज किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज नहीं कर सकता, ओवरऑल सुपरपोजिशन से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है, राइट? व्हाट इज देयर, मान लो इस पॉइंट पे एक कम इन मान लो, चलो अब तो सही है, +2 हो गए। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E, हमने एक चार्ज यहाँ पे रखा प्लस, तो ये अपनी एक फील्ड क्रिएट करेगा E1, बट इसको नहीं चेंज कर सकता ये। ओके तो टोटल चेंज होती है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगी, राइट? ओवरऑल एनर्जी चेंज होती है। ओके सर ऑप्शन बी है। ठीक है, आंसर क्या है इसका? बी। हाँ तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और हम एक चार्ज को इसके अगेंस्ट मूव करा रहे हैं ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क नेगेटिव हो गया, तो एक्सटर्नल वर्क पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि हम एक्सटर्नल वर्क करेंगे तो ओवरऑल एनर्जी इंक्रीज होती है। ठीक है, लाइक कभी भी इस टाइप का कुछ हो ना, तो एक स्प्रिंग को दबा के देख लो, राइट? ठीक है, लाइक हम इसको ऐसे प्रेस कर रहे, तो हमें काम करना पड़ेगा, काम करेंगे तो ओवरऑल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज, राइट? तो कौन सा है? एनर्जी इज यूज फ्रॉम आउटसाइड सोर्स, दैट्स करेक्ट। ठीक है, नाउ 5th to 7th किसी को पूछना है कुछ? 7th. What is 7th? As the electric charge on the surface of a hollow metal sphere increases, the electric field inside. अरे इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो जीरो ही रहेगी। ठीक है, लाइक ये हमारा एक स्फेरिकल शेल है, एंड अगेन दैट इज ट्रू फॉर स्फेरिकल शेल एंड कंडक्टर, दोनों के लिए। तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज आउटसाइड। आप कितना भी चार्ज दो, इट विल रिमेन सेम, इट विल रिमेन जीरो, राइट? ठीक है बच्चों, यस। राइट। नेक्स्ट 8 to 14 बोलो, 8 to 13, सर 9. If AA is electric field due to short dipole at a point X on axis and ER on the right bisector, right bisector हो गया इक्वेटर, ठीक है, और सेम डिस्टेंस, तो एक्सिस पे डबल होती है इक्वेटर पे। एक्सिस में क्या फॉर्मूला होता है? एक्सिस पे होता है 2kp/r³ और इक्वेटर पे होता है kp/r³। सो एट द एक्सिस इज डबल ऑफ इक्वेटर, राइट? तो आंसर अपने आप ढूंढ लो कौन सा है। ये सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन आएगा। ठीक है, एक्सिस पे फॉर्मूला होता है शॉर्ट डायपोल का 2kp/r³ और इक्वेटर पे होता है kp/r³। आगे से भी याद कर लो, एक्सिस पे इक्वेटर का डबल होती है,
ठीक है, सो दैट्स वाई दिस विल बी योर आंसर, राइट। और कोई क्वेश्चन इसमें? कौन सा? 10. A point charge q is placed at the midpoint of a cube of side L. The flux emerging, that is Gauss theorem लगाओ। ये क्यूब है, अंदर कोई चार्ज रखा है, तो गॉस थ्योरम, इसी को गॉसियन सरफेस मान लो क्यूब को। सो हाउ मच इज द फ्लक्स कमिंग आउट? क्यू बाई एप्सिलॉन। ठीक है, इसको जो है उसी को सरफेस मान लो। ठीक है, किसी भी बॉडी के अंदर अगर क्यू चार्ज है, ये क्यूब नहीं होता, स्फीयर होता, तो भी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता, कुछ भी होता। इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ गॉस थ्योरम में हम क्या करते हैं? क्यू बाई एप्सिलॉन, irrespective of shape and size of the Gaussian surface. ठीक है, and Gaussian surface can be imaginary as well as real. हाँ बात बोलो। सर मतलब जैसे ये क्यूब है, इसके हर एक वर्टेक्स पे एक चार्ज हो तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। वर्टिसेस पे? यस सर। अभी करते हैं बाद में, एक बार ये खत्म करते हैं पहले, ठीक है। सर 13। कौन सा? 13. The electric intensity due to uniformly charged infinite cylinder of radius r at a distance from its axis is proportional to, जो सिलेंडर के लिए, जो लाइन चार्ज के लिए होता है वही सिलेंडर के लिए होता है। दैट आई टोल्ड यू जब मैं बता रहा था। तो सिलेंडर को एक लाइन चार्ज एज्यूम कर लो, तो कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? 2k लैम्डा अपॉन r, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है। कहाँ गया ये? 13, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ओके, नाउ 14 to 16। 14 में ये लाइंस, फिगर नहीं थी उसपे? नहीं थी तो मैं बना देता हूँ, रुको। दिस इज ए चार्ज Q1, दिस इज ए चार्ज Q2 एंड दिस इज लाइक दिस। कहाँ गई फिगर उसमें से? बोलो। दोनों में टुवर्ड्स द चार्ज, तो दोनों नेगेटिव, दोनों में टुवर्ड्स चार्ज तो दोनों नेगेटिव, राइट। और कौन सा? 16। An electric dipole is put in this which of the following? डायपोल से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो जीरो होगा, क्योंकि एक डायपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे अगर गॉसियन सरफेस पे कवर, तो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इज जीरो। ठीक है, सो नेट फ्लक्स बाय द डायपोल इज जीरो। सो हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग इज इक्वल टू लीविंग इज पॉजिटिव एंड एंटरिंग इज नेगेटिव। तो जितना नेगेटिव फ्लक्स उतना ही पॉजिटिव फ्लक्स, राइट। ठीक है, 1 मिनट ये नोट कर लो, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। एक बार ये करो, वो सारा नोट कर ले, पार्ट बाद में अभी पूछना मेरे से, एक बार ये खत्म कर दो। ओके, नेक्स्ट बोलो। 18 to 21। 18 for an electric dipole the field at a point
ऑन द इक्वेटोरियल लाइन एंड द डायपोल मोमेंट आर, देखो ये हमारा डायपोल हुआ और ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हुई। अब हमें देखना है इक्वेटोरियल पॉइंट पे। इक्वेटोरियल पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ये और पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ये, और इन दोनों का सम इस तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, ठीक है। ऑन द एक्सिस इट इज सेम डायरेक्शन। एक्सिस पे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, इधर ऐसे आएगी, राइट। आप इसको वैसे भी बनाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ये ऐसे घूम के ऐसे आएगी, तो यहाँ पे ये डायरेक्शन हो गई, यहाँ ये हो गई, यहाँ ये हो गई। तो ऑन द एक्सिस डायरेक्शन इज सेम, ऑन द इक्वेटर डायरेक्शन इज अपोजिट, राइट। नेक्स्ट कौन सा? 20. A sphere of radius r has a uniform distribution of electric charge in its volume, right? मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था। अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो याद करो ऐसा एक ग्राफ बनाया था। Inside electric field is directly proportional to r and outside it is proportional to inversely proportional to r square. If it is a uniformly charged sphere, और अगर स्फेरिकल शेल या कंडक्टिंग स्फीयर है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बोलो। ये हो गया? तो ऑप्शन ए है ना? ऑप्शन ए नहीं, सी। इनसाइड है ये, इनसाइड पूछा है x लेस देन r, ओके। चलो और कोई है इसमें? नहीं, ठीक है। और देखो मैं फिर बोल रहा हूं ईमानदारी से, काम कर लोगे तो कुछ हो जाएगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। इसमें हम कर चुके थे, कहाँ तक कर चुके थे? कौन सा? 25। अभी रुक, एक मिनट करता हूँ। हाँ 32 के बाद बोलो। 32, 33 में कोई प्रॉब्लम है? 32 ही है। इसकी फिगर तो थी ना तुम्हारे पास? थी ना फिगर? राइट। तो फिगर में अगर देखोगे, दिस इज फर्स्ट लाइन, ये नहीं है। क्यों? बिकॉज फील्ड लाइन शुड बी नॉर्मल टू द सरफेस एंड इट इज नॉट नॉर्मल टू द सरफेस, राइट। किसी भी स्फीयर में नॉर्मल क्या चीज होता है? उसका रेडियस। किसी भी स्फीयर में नॉर्मल होता है उसका रेडियस, तो ये नॉर्मल टू सरफेस नहीं है। सेकेंड इज गोइंग इनसाइड, तो ये भी नहीं पॉसिबल है क्योंकि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकती, राइट, बिकॉज इट इज मेटेलिक स्फीयर। थर्ड इज लाइक दिस, तो इसमें तो दो कमियां हैं, ना तो नॉर्मल है और अंदर भी है। फोर्थ इज लाइक दिस, तो दिस इज ट्रू क्योंकि ये नॉर्मल भी है और अंदर भी नहीं है, राइट। ठीक है आयुष? राइट। नाउ नेक्स्ट बोलो। सो आंसर इज फोर्थ, ओके। ये हो गया 35।
An infinite number of charges each equal to q coulomb are placed along the x-axis at x is equal to 1, 2, 4, 8 and so on. The electric field in SI unit at x is equal to 0 due to this set of charge. Okay. ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया, राइट। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ रखा है, 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 ये सारे पॉजिटिव हैं तो सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगी। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सम ऑफ ऑल, सीधे सीधे, नो वेक्टर सम इज नीडेड क्योंकि सबकी डायरेक्शन सेम है, एंड बिकॉज चार्ज इज ऑल्सो सेम, तो के क्यू तो सब में सेम हो गया, बाकी रह गया 1/r²। 1/r² तो ये हो गया 1/1 प्लस 1/2² प्लस 1/4² प्लस प्लस अप टू इंफिनिटी, राइट। इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। व्हाट वी से? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। 10th क्लास में पढ़ा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यह है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो नेक्स्ट नंबर होता है वो पहले वाले का मल्टीपल होता है, ठीक है। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सेम नंबर ऐड करते जाते हैं तो आते जाता है, ऐसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो आता जाता है। तो इसमें देखो किस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद नेक्स्ट आता है 1/4। देखो फर्स्ट को 1/4 से मल्टीप्लाई किया, ये 1 मिनट पूरा लिख लो, के क्यू 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस एंड सो ऑन। तो कितने से मल्टीप्लाई करें? 1/4 से मल्टीप्लाई करने पे नेक्स्ट नंबर आ गया, इसको हम बोलते हैं कॉमन रेशो। व्हाट इज इट? कॉमन रेशो। कॉमन रेशो क्या होता है? कॉमन रेशो आर, कोई भी एक नंबर डिवाइडेड बाय पहले वाला नंबर, तो ये आ गया 1/4, ठीक है। तो जीपी में सबसे पहले आपको कॉमन रेशो फाइंड आउट करना है। कॉमन रेशो कैसे फाइंड आउट करेंगे? कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय उससे पहला नंबर, ठीक है, उससे पहला वाला नंबर, तो कॉमन रेशो आ गया। फिर फर्स्ट नंबर चाहिए हमें सीरीज का, तो सीरीज का फर्स्ट नंबर क्या है? ये कितना है? 1। इसको हम बोलते हैं ए, तो ए इज इक्वल टू 1। एंड देन सम ऑफ जीपी कितना होता है? सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, एंड दैट इज ट्रू फॉर इनफाइनाइट, इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। तो a is 1 minus 1/4, that is 4/3, ठीक है। तो कितना आ गया आंसर? 4q/3, क्योंकि ये 4/3 आ गया और तो q, तो 4q/3, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, नोट करो, ये नेक्स्ट क्लास में करके लाना, राइट। सेम क्वेश्चन, consecutive charges are negative. Consecutive charges are negative. What does it mean? 1 पे प्लस है, 2 पे माइनस है, 4 पे प्लस है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे प्लेस कर रखे हैं, बाकी सब कुछ सेम आइडेंटिकल है, सिर्फ कंसिक्यूटिव चार्ज का साइन अपोजिट है, ओके। तो उससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैलकुलेट करना और घर पे करना आराम से, ठीक है। ये हो गया। सर मुझे ये समझ नहीं आया कि ये 1/, मतलब ये आपने कैसे करा? मतलब स्क्वायर में क्यों लिखा था आपने? पहले 1/1 को फिर 1/2 का स्क्वायर क्यों लिखा है?
जैसे जैसे हमारा टाइम पास आता जाता है ना, दिमाग की बैंड बजती जाती है। ठीक है, कोई नहीं, होता है कभी कभी मेरे साथ भी होता है। मैं भी सोचता हूँ sin 30 1/2 कैसे आ गया। हाँ हुआ था, जेन्युइनली हुआ एक दिन मेरे सामने। मैं सोचा sin 30 1/2 कैसे हो जाएगा। चलो हो गया नोट ये। राइट, नाउ एनीथिंग एल्स, कुछ और पूछना है इसमें? देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, काम कर लो, टाइम नहीं मिलेगा, एंड ऑनेस्टली नहीं मिलेगा। ठीक है, पर्ची भी काम नहीं करने वाली, और पेपर ऑफलाइन होने वाला है, पूरा सीन ऐसा है। अब यहाँ पे तुम फंस जाते हो, तुम ये भी प्रेयर नहीं कर सकते कि कोरोना आ जाए। ठीक है, ये भी प्रेयर नहीं कर सकते, तो पेपर तो ऑफलाइन ही होगा। कौन सा? 37। Two charge conducting sphere of radii r1 and r2 are separated, are connected by long wire. The ratio of electric field on the surface of the two sphere. देखो जब हम दो स्फीयर को कनेक्ट कर देते हैं तो उनका पोटेंशियल सेम हो जाता है, तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो KQ1 अपॉन R1 इज इक्वल टू KQ2 अपॉन R2. So this will give us Q1 by Q2 is equal to R1 by R2. अब हमें रेशो निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो E1 by E2 is equal to K, तो कैंसिल हो जाएगा, Q1 अपॉन Q2 इंटू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। अब Q1 Q2 को रिप्लेस कर दो तो कितना हो गया, R1 by R2 इंटू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, तो दैट इज R2 बाई R1। और इस टाइप के क्वेश्चन में अक्सर गलतियां होती हैं, और होती ही हैं, क्योंकि जो हमारा दिमाग कहते हैं ना, वो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर समझते हैं, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर में ये आंसर आ जाएगा। हाँ, और जो क्वेश्चन बनाते हैं ना वो बहुत समझदार होते हैं, उनको पता होता है बच्चे क्या सोच सकते हैं, और जो वो सोच के आंसर आएगा ना वो आंसर जरूर होता है। ठीक है, जब दो स्फीयर को कनेक्ट करते हैं किसी वायर से तो उनका पोटेंशियल सेम हो जाता है। पोटेंशियल सेम हो गया तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ बाई R, तो KQ1 बाई R1 इज इक्वल टू KQ2 बाई R2। इससे हमारे पास आ गया Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू R1 बाई R2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो KQ बाई R, डिवाइड करोगे K तो कैंसिल हो जाएगा, तो Q1 बाई R1 स्क्वायर, Q2 बाई R2 स्क्वायर। Q1 Q2 को रिप्लेस किया R1 R2, तो आंसर इज व्हाट, R2 बाई R1। ओके, नेक्स्ट बोलो। 38। The insulation property of air breakdown when electric field is this: the maximum charge that can be given to a sphere of diameter 5 meter, right? So this is what is the electric field. तो electric field हो गई KQ by R square. Now electric field is given as 3 into 10 to the power 6, K is 9 into 10 to the power 9, Q हमें निकालना है, और रेडियस इज 5 स्क्वायर है ना, डायामीटर है तो 5 बाई 2 स्क्वायर, इससे क्यों आ जाएगा। और बोलो किसी को कुछ पूछना है तो। 39। छाप लो पहले, हो गया। एक मिनट मैं बताता हूँ, इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए थे तो वो मुझे पता है वो ही नहीं हो रहे तुमसे। सही है।
The work done in rotating an electric dipole in an electric field through an angle theta from the direction of electric field. From the direction of electric field तो theta 1 हो गया 0, ठीक है, and theta 2 is theta. तो work done is minus PE cos theta 2 minus cos theta 1. So this is minus PE cos theta minus 1. तो PE 1 minus cos theta आ जाएगा, ये आ जाएगा, राइट। 38 में पार्थ E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। E हमको दिया है 3 इंटू 10 टू द पावर 6, K इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q हमको निकालना है, रेडियस इज 5/2 स्क्वायर। और किसी को और कुछ पूछना है? नहीं, फिर नेक्स्ट शुरू करें। सर अगर 16 में बताओगे ऐसा क्यों होता है? ठीक है, हाँ, 1 मिनट 2-4 डाउट थे, अभी मैं बता देता हूँ। हो गया पार्थ? यस सर। राइट, हाँ, 2-3 डाउट थे, क्या थे वो मेरे को बोलो, मैं बताता हूँ। एक तो क्या बोल रहा था तू पार्थ, कुछ वो क्या होता है? राइट, देखो 1 मिनट रुको। एक तो फ्लक्स रिलेटेड डाउट था तुम्हारा। ये सपोज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, सपोज करो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ठीक है। इसमें कोई भी एक सरफेस लेते हैं, कैसी भी ले लो, डजंट मैटर, ये एक सरफेस ली, ठीक है। नाउ लुक ऑन टू दिस, इस सरफेस के अंदर चार्ज है नहीं, तो नेट फ्लक्स इज 0 बिकॉज Q इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है हर जगह। अगर मैं इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड समझूं तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रेजेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, बट ओवरऑल किसी भी सरफेस से फ्लक्स 0 है, ठीक है। सो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0 बट द फ्लक्स इज 0, दैट मीन्स जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है उतना ही फ्लक्स बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे हम अगर काउंट करें 1 2 3 4 लाइन्स आर एंटरिंग इनटू द सरफेस एंड 4 लाइन्स आर कमिंग आउट ऑफ द सरफेस, राइट। और ये हमेशा ऐसे ही होगा, ठीक है। लाइक इफ आई टेक ए डायपोल, एक डायपोल लूं, इससे जितनी लाइंस निकलेंगी, इससे जितनी भी लाइंस निकलेंगी वो सब घूम के वापस यहां पे आएंगी, बिकॉज दैट इज ट्रू। स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स एट नेगेटिव। So if there are 100 lines coming out of it, then 100 will come back to this. So if I have a surface around it, कैसे भी ले लूँ, तो how many lines are going out? 100. And how many are coming in? 100. इसको हम बोलते हैं नेगेटिव फ्लक्स, इसको बोलते हैं पॉजिटिव फ्लक्स। When the lines are entering to the surface, that is negative. When lines are coming out of the surface, that is called positive. सो जितना नेगेटिव फ्लक्स उतना ही पॉजिटिव फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स 0 हो जाता है। नेट फ्लक्स 0 होने के 2 रीज़न पॉसिबल है। 1, या तो फील्ड है ही नहीं, या फिर इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव फ्लक्स, ठीक है। इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव फ्लक्स, तब फ्लक्स 0 होता है, ठीक है। 1 वाज दिस डाउट, ओके। अनदर वाज क्या था पार्थ? एक कॉर्नर पे, हाँ, एक कॉर्नर पे अगर कोई चार्ज है तो, राइट। देखो कभी भी हमें जब इस टाइप की सरफेसेस दी हो, ये हमें एक चार्ज दिया है Q, तो हमें क्या करना है, एक ऐसी गॉसियन सरफेस एज्यूम करनी है जिसमें ये चार्ज सिमेट्रिकली प्लेस हो जाए, यानी सरफेस के किसी भी साइड से देखें तो ये सिमेट्रिकल हो।
लाइक हाउ वी कैन से द सिमेट्रिकल सिस्टम, लाइक मान लो ये एक कोई बॉटल ले लो, रैंडम सी फिगर वाली, यहाँ पे कोई चार्ज रखा है और हमें इससे फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो एक सरफेस ऐसी एज्यूम करो जो सिमेट्रिकल हो। वो कैसे पॉसिबल है? जब मैं सिमिलर टाइप की बॉटल इसके ऊपर एज्यूम कर लूं, तो कहीं से भी देखेंगे सिमेट्रिकल हो गया। सो देन आधा इधर से चला जाएगा, आधा इधर से चला जाएगा। तो ऐसे ही एक क्यूब में मुझे एक सिमेट्रिकल सरफेस एज्यूम करनी है जिसमें ये चार्ज सिमेट्रिकल हो जाए। तो इस चार्ज को मुझे सेंटर पे लाना है बेसिकली। तो सेंटर पे लाने के लिए व्हाट विल आई डू, मैं इसके पास एक और क्यूब एज्यूम करूंगा लाइक दिस, फिर इसके ऊपर एक और क्यूब एज्यूम करूंगा, फिर एक और क्यूब एज्यूम करूंगा। टोटल कितने क्यूब हो गए? 4। अभी ये 4 क्यूब के सामने है, सब तरफ से सिमेट्रिकल ही हो गया, बट आगे पीछे से सिमेट्रिकल नहीं है। ऊपर से नीचे से दोनों साइड से सिमेट्रिकल है, बट आगे पीछे से सिमेट्रिकल नहीं है। तो 4 क्यूब इसके आगे प्लेस कर दूंगा। तो टोटल कितने क्यूब हो गए? 8। तो टोटल 8 क्यूब्स, राइट? So this become a system of 8 cubes. This become a system of 8 cubes from which flux coming out is q by epsilon naught. तो 8 क्यूब से q by epsilon naught आ रहा है, तो एक क्यूब से कितना आएगा? 1 क्यूब, 1 by 8, q by 8 epsilon naught। ठीक है, राइट और कुछ था डाउट? वर्क डन वाला, पॉजिटिव नेगेटिव वर्क। ये तो बता दिया मैंने अभी, वो डायपोल का बताता रहा था, फ्लक्स जितना एंटर करेगा उतना बाहर निकलेगा। और कोई डाउट था किसी को? पार्थ, आयुष, क्वेश्चन में? हाँ क्या खुल गया? बहुत सारे खुल गए। $25। The magnitude of electric field required to just balance liquid drop carrying a charge this, right? देखो वेट हो गया mg, तो फोर्स QE will balance it, ठीक है? तो QE is equal to mg, Q भी दे रखा है, M भी दे रखा है, G भी दे रखा है, तो E आ जाएगा, हो जाएगा। राइट और कुछ पूछना है किसी को? सर लास्ट 40। The potential energy of an electric dipole in a uniform field is U and the torque is N. Tau is equal to N, right? तो मिनिमम मैक्सिमम ये निकालना है। तो N मैक्सिमम कब होता है? टॉर्क मैक्सिमम, राइट? टॉर्क मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 एंड मिनिमम कब होता है? व्हेन 0 और 180, राइट? एंड पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होती है? 180 डिग्री पे, और मिनिमम कब होती है? 0 डिग्री पे, राइट? तो आप देख लो, U is minimum and N is 0, the first is true, right? ठीक है बात?
Okay. Done all? Eleven. No two electric lines of force can intersect. That is true. This is true. Tangent at any point of electric line of force give the direction of free. True. And this is also the reason. यानी ये इसका reason भी है. Okay. So answer is first. दोबारा बोल. हाँ वो हो सकता है, हमको तो लेकिन वो देखना है ना जो हमें दे रखा है. तो हाँ वो होगा, लेकिन हमको ये देखना है एक ही चीज़ को हम मल्टीपल तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो यहाँ पे जिस तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है वो सही है. ओके. तो वट एवर यू आर सेइंग इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ओके. 12th, electric force acting on a proton and electron moving in is same whereas acceleration is high. ऐसे ले लो, acceleration is high. ठीक है, क्योंकि फोर्स क्या होती है? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे दोनों ही ई है, तो फोर्स तो सेम हो गई. एंड एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, तो मास इलेक्ट्रॉन का कम होता है, तो एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होगा. ठीक है, प्रोटॉन से. सो दैट इज ट्रू, राइट. इलेक्ट्रॉन इज लाइटर, दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो द रीजन. ठीक है, एक्सेलरेशन ज़्यादा क्यों है? क्योंकि उसका मास कम है. 13, as force is a vector quantity, hence electric field intensity is also a vector quantity. That's correct. क्योंकि electric field is defined as force per unit charge. The unit of electric field intensity is Newton per coulomb. ये भी true है, but this is not the reason for that. ये reason नहीं है. Okay. So answer will be B. 14. Sharper is the, एक मिनट, sharper is the curvature of a spot on the charged body, lesser will be the surface charge density. ये false है, क्योंकि surface charge density is inversely proportional to radius of curvature. तो जितना शार्प होगा उतनी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो ये फॉल्स हो गया. इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर, ये भी फॉल्स है. चार्ज कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है. असर्शन क्यों फॉल्स है? बिकॉज चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ शार्प पॉइंट मीन्स लेसर रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, ज़्यादा होनी चाहिए. यहाँ पे क्या दी हुई है? कम दी हुई है. ओके. किसका? हाँ, पूछना क्या चाह? इसका एप्रोप्रिएट रीजन ये है कि बिकॉज देयर एडिशन इज नॉट एल्जेब्रिक. कोई भी क्वांटिटी वेक्टर होने का जो रीजन है वो यही है कि उसका एडिशन एल्जेब्रिक नहीं है. देयर इज ओनली एंड ओनली वन रीजन ऑफ एनीथिंग बीइंग ए वेक्टर क्वांटिटी, राइट.
ना 15 to 18 दिख रहे हैं ना सारे तुमको? 15 to 18 सब दिख रहे हैं ना? वो फील्ड है, दिस इज फील्ड। हो गया? हो गया बच्चों? Right. 15. The surface density of different radii are equal. Then the electric field intensity there near their surface are also equal. This is true. क्योंकि किसी भी कंडक्टर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. So this is always true for any conductor irrespective of shape and size. The electric field is sigma upon epsilon naught, right? So this is true. Surface density is equal to charge per unit area. This is also true, but this is not the reason. And आर्यन अब इसके reason मत find out करना, ठीक है? Right? Three equal charges are situated on a circle of radius r such that they form an equilateral triangle. Then the electric field intensity at the center is 0. True. हमने एक क्वेश्चन किया भी था, right? The force on unit positive charge at center due to three equal charge are represented by three sides of a triangle. This is also true and this is the reason also. मैं explain करता हूँ एक मिनट. ये reason भी है और ये true भी है. देखो, ये मेरा ट्राइंगल है, यहाँ पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हुई E1, इसकी वजह से ऐसे हुई E2, इसकी वजह से ऐसे हुई E3, राइट? नाउ अब मैं इसको प्लेस करूँ, ये E3 ऐसे ले लो, देन इसके ऊपर E2 ऐसे आ गया एंड देन E1 ऐसे आ गया, तो ये तीन वेक्टर मिलके एक क्लोज्ड ट्राइंगल बनाते हैं इफ सम वेक्टर फॉर्म्स ए क्लोज्ड पॉलीगन टेकन इन ऑर्डर, देन देयर सम इज ऑलवेज 0, राइट? सो दिस इज ट्रू एज वेल एज रीजन ऑल्सो. सो आंसर अपने आप मिलाते रहना, ठीक है? मैं बाद में PDF भेजूंगा, उसमें जो भी होगा वो होगा. The electric lines of force diverge from a positive charge and converge at a negative charge. This is true. A charged particle free to move in electric field always move along an electric lines of force. This is false. Why it is false? क्योंकि देखो, अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये उसी लाइन में मूव करेगा. अगर लाइन कर्व्ड हो गई तो इट विल मूव टेंजेंट, तो इट विल नॉट फॉलो द लाइन. दैट इज वन रीजन. सेकेंड रीजन, अगर लाइन स्ट्रेट है और ये एक मूविंग पार्टिकल है, मैं इसको ऐसे वेलोसिटी दे दूं तो भी ये इस लाइन में नहीं जाएगा. बिल्कुल वैसे ही जैसे ग्रेविटी में एक पत्थर को हम ड्रॉप करेंगे तो अलोंग ग्रेविटी जाएगा, ठीक है? अगर किसी एंगल पे थ्रो कर दिया तो अलोंग ग्रेविटी नहीं जाएगा. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड आर सेम, ऑलमोस्ट सेम. इफ वी हम बोलो सर, लेकिन इवेंचुअली तो वो हो ही जाएगा ना ऐसा? नहीं होगा ना, ग्रेविटी में नीचे आएगा बट नॉट अलोंग. ये पूछा अलोंग. अलोंग मीन्स ऑलवेज फॉलोइंग दैट, राइट? ऐसा नहीं होता ना. यस सर, ठीक है. 18. A small metal ball is suspended in uniform electric field with an insulated thread. ये पता नहीं होगा आपको, है ना? नहीं, चलो मैं बता देता हूँ.
With an insulated thread, if high energy X-ray beam fall on the ball will be deflected in the direction of electric field. X-ray emits photoelectron and metal become positively charged. मैं ये explain कर देता हूँ एक मिनट, right? देखो, किसी भी सरफेस पे, मेटल सरफेस पे जब लाइट पड़ती है और इस लाइट की एनर्जी सफिशिएंट होती है जो कि एक्सरे में है, तो ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलती है एंड देन इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकल जाता है, राइट? जिसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो एमिशन। देखो, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री तो पढ़ी होगी तुम लोगों ने। इलेक्ट्रॉन की कुछ एनर्जी होती है, एक उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ऐसे तो पढ़ा होगा ना केमिस्ट्री में, आयनाइजेशन एनर्जी। अगर आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी मिल जाए तो वो बाहर आ गया, ठीक है? तो जब बाहर आ जाएगा तो एक मेटल सरफेस से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, राइट? तो अकॉर्डिंगली हमारे पास 2 बॉल्स हैं, इन पे हमने एक्सरे बीम डाली, तो इनमें एक्सरे बीम डालते ही ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगी, और जब ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगी तो ये रिपेल करेंगे, राइट? तो वो दोनों ट्रू है और वो रीजन भी है, राइट? ये दोनों चीजें ट्रू हैं और वो रीजन भी है, ओके? बहुत सारे हो गए। Right? So this is true and this is true and this is also the reason, right? Now next 19 to 22. एक मिनट रुको, 23 तक है, कंप्लीट करेंगे, किसी को जाना हो तो चले जाना। इसका पीडीएफ मैं रात को भेज दूंगा आप लोगों को, एंड एज यूजुअल अगर 10:30 बजे तक नहीं मिले तो मैसेज कर देना। सबका हो गया? नहीं। 19. If a point charge be rotated in a circle around a charge, the work done will be 0. That's true. कैसे? ये चार्ज हो गया, ये चार्ज हो गया, तो फोर्स हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर, तो और ये मोशन हो गया, तो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मोशन. When force is perpendicular to motion, the work done is 0. So this is true and this is also true. Dot product of force and distance, and this is also the reason, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से ही तो 90 डिग्री होने पे 0 होता है, right? Second, a point charge is lying at the center of a cube. The electric flux from each surface of the cube is 1/6 of total flux. True है. क्यों? टोटल फ्लक्स फ्रॉम द क्यूब इज Q by एप्सिलॉन नॉट, और वो 6 सरफेस पे सिमेट्रिकल है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, कहाँ पे? सेंटर पे, तो इक्वली डिवाइड होगा, तो 1/6 हो जाएगा. सो दिस इज ट्रू. According to Gauss theorem, the electric field is 1/, this is also true, but this is not the exact reason of being 1/6.
1/6 होने का एग्जैक्ट रीजन क्या है? बीइंग सिमेट्रिकल, क्योंकि वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, राइट? अगर ये सेंटर पे नहीं होता तो वो 1/6 भी नहीं होता, फिर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होता। 21, अ पॉइंट चार्ज इज ब्रॉट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो किसी एक पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं। द फील्ड एट ए नियर बाय पॉइंट, यहां पर फील्ड, अगर हम इसको पास में लाते हैं तो फील्ड इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। क्यों? इट विल डिपेंड ऑन चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे फील्ड होगी, तो दो फील्ड अपोजिट हो गई तो नेट फील्ड कम हो जाएगी, और नेगेटिव चार्ज है तो सेम डायरेक्शन हो जाएगी, तो दोनों फील्ड ऐड हो जाएंगी, तो वो कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। सो दिस इज फॉल्स। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये भी फॉल्स, क्योंकि डिपेंड ऑन, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट डिपेंड ऑन चार्ज। तो दोनों फॉल्स में क्या होता है? डी, राइट? नो, in electrostatics, electric lines of force can never be closed loop. This is true, because line can never start and end on the same charge. The number of electric field line originating or terminating is proportional to magnitude of charge. This is also true, क्योंकि ये आता है flux is equal to Q by epsilon naught. Flux is number of lines, so number of lines are directly proportional to charge. So this is also true, but this is not the reason, right? ये इसका reason नहीं है. Okay? So what will be the answer? Second, B. हो गया? बस एक और बचा है, क्विकली कर दो उसको. बोलो. 22 का बी. 23 बोलो. फर्स्ट. ठीक है. A point charge is placed in front of an infinite grounded conducting plane surface. एक point charge place किया, तो और इसको जब हम ग्राउंड करेंगे तो ये एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा. यही तो इंडक्शन की थ्योरी है. इंडक्शन में करना क्या होता है? एक चार्ज पास में लाते हैं और जिस पे इंड्यूस करना होता है उसको ग्राउंड करते हैं, तो चार्ज इंड्यूस हो गया, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी, राइट? तो दिस इज ट्रू, दिस फोर्स इज ड्यू टू, ये भी ट्रू. तो एंड दिस इज द रीजन ऑल्सो, राइट? ऑल डन? ओके, बाय. केस स्टडीज करेंगे, केस स्टडीज करेंगे और कुछ थोड़े हायर लेवल क्वेश्चन करेंगे, दो चार. हाँ, क्यूब के अंदर हर कोने पे एक चार्ज है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी सेंटर पे. सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, क्योंकि सेंटर पे कोई भी दो डायगोनली अपोजिट चार्ज लोगे तो उनकी वजह से फील्ड इक्वल एंड अपोजिट होगी. जाओ. ओके, चलो बाय. वेलकम.